हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सब अच्छे हो? तो आज हम पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड। उसका भी थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है और एक लॉ भी है, उसको हम देखेंगे आज। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड का एक फील्ड ले लेंगे, उसके बाद उसका डेफिनेशन, एसआई यूनिट वगैरह वगैरह देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड किससे होता है और ये क्या है, पहले हम देखेंगे। मानो कि यह एक तुम्हारा वायर है, ये क्या है? एक वायर है, जो जिस तरह के शेप में भी हो, एक वायर है, और इसमें हम करंट पास करेंगे। आई डिनोट्स हियर करंट, अंडरस्टैंडिंग और नॉट? करंट। तो हम जब यहाँ पर एक कंपास, जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है जो कंपास, वो कंपास नहीं है। मार्केट में जो कंपास मिलता है इलेक्ट्रिक करंट और जो डिफ्लेक्शन होता है ना, वो वाला कंपास जब यहाँ पर रखे तो ये क्या करेगा? इट शोज डिफ्लेक्शन। इट शोज व्हाट? डिफ्लेक्शन। सो डिफ्लेक्शन क्यों दिखाया? दिस कंपास, ये क्या है? कंपास डिफ्लेक्शन क्यों दिखाया? वाई दिस कंपास शोज डिफ्लेक्शन हियर? बिकॉज दिस होल वायर behaves like a magnet. This whole wire behaves like a magnet. As magnet, it behaves like a magnet. So magnetic field is formed surrounding the wire. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, एक चार्ज होता था Q, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ऐसे ना, प्लस Q के लिए, प्लस Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता था ना। इस तरह सिमिलरली इन मैग्नेटिज्म, इफ ए करंट इज पासिंग थ्रू ए वायर, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड surrounding the wire or the conducting substance. Here the conducting substance is what? The wire. The wire is carrying current. If current doesn't flow, then this compass needle will not show deflection. अगर करंट हम यहाँ इस वायर में पास न करते हैं, नहीं करते हैं, तब ये जो कंपास है ये एज यूजुअल रहेगा, डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। As because this current is flowing through this wire, so it behaves like a magnet and compass needle shows deflection. जब हम करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, क्या होगा देखेंगे थोड़ा। ये आई है और इसके करंट ऊपर जा रहा था, यहाँ पर नीचे आया, तो अब जो कंपास है उसका नीडल अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। समझ में आया? इसके वजह से जो साइंटिस्ट दिस फैक्ट को ऑब्जर्व किए हैं, वो देखे कि ये तो मैजिक हो रहा है। कंपास नीडल एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लाने से डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? ये चीज़ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड चीज़ क्या है? जो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ ना, क्यों डिफ्लेक्शन हुआ? ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया इसके आसपास, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह पर। इसलिए ये जो कंपास नीडल है डिफ्लेक्शन शो किया। बहुत साइंटिस्ट ने इसके ऊपर ऑब्जर्व किया और कुछ रिजल्ट पाए। तो चलो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है और कैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसके बाद एक थॉरो स्टडी करेंगे और पूरा फील्ड लेके पढ़ेंगे। आर यू रेडी? ओके, लेट्स गो अहेड। उसके बाद एक साइंटिस्ट ने नोटिस किया है कि एक साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट अंकल ने क्या किया, एक चार्ज रखा है यहाँ प्लस Q, एक चार्ज रखा है प्लस Q, उसके पास एक वायर में करंट पास किया। अंडरस्टूड? एक चार्ज यहाँ पर है प्लस Q, मतलब एक चार्ज है which is positive and is
सेम एज बिफोर, इट पास करंट थ्रू द वायर। अंडरस्टूड? उसके बाद ये जो चार्ज है क्या पर है, रेस्ट पर है। तो ये साइंटिस्ट अंकल ने देखा कि ये रेस्ट पर इट कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट, इट कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट, कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट, मतलब इसके ऊपर कौन सा भी फोर्स नहीं पड़ा, फोर्स इज नॉट exerted by whom, magnetic field, force is not exerted by magnetic field, बट याद करो चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, जब यहाँ पर एक क्यू चार्ज होता था, बड़ा सा क्यू चार्ज होता था, और यहाँ पर एक छोटा सा क्यू चार्ज होता था, क्यू नॉट सा चार्ज, तब क्या होता था, ये रेस्ट के होने के बावजूद भी इसके ऊपर एक फोर्स आता था, क्या, E इज इक्वल टू क्या होता था, F बाई क्यू, और फोर्स क्या होता था, F इज इक्वल टू क्यू ई होता था कि नहीं। वो चार्ज मोशन में हो या रेस्ट में हो, फोर्स तो आता ही जाता था। F इज इक्वल टू क्यू ई, ये जो चार्ज है क्यू, ये मोशन और रेस्ट जिस अवस्था में भी हो उसके ऊपर फोर्स आता था। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट में वैसा नहीं है, जब यह चार्ज रेस्ट में होगा तब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगा। उसके बाद जो अंकल थे, साइंटिस्ट अंकल, वो जो चार्ज को मूव किए, इसको रोटेट किए, here is the current carrying wire and here is the plus q charge, and the scientist uncle moves the charge with the velocity v। वो जो साइंटिस्ट अंकल थे, ये जो चार्ज को फोर्स कहाँ पर से दिए, नीचे से दिए, जैसे कि वो ऊपर जाए। समझ में आया? जिससे इस मार्कर को हम अगर यहाँ पर फोर्स देंगे, अगर यहाँ पर हम वेलोसिटी देंगे तो वो कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा। वैसे ही इसको दिए ऊपर जाने के लिए। लेकिन क्या हुआ ना, ये जो चार्ज है वह इससे आया, किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड के, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, ये द होल कंडक्टर वर्क्स एज ए बिहेव्स एज ए मैग्नेट, दिस जो करंट कैरिंग कंडक्टर वर्क्स एज ए मैग्नेट। सो जो प्लस क्यू चार्ज था वो किस तरफ गया, उसको फोर्स मिला किस तरफ जाने के लिए, सीधा ऊपर, लेकिन वो थोड़ा डिफ्लेक्ट होके वायर के तरफ गया। क्यों गया? बिकॉज दिस द करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट और वर्क्स लाइक ए मैग्नेट। अंडरस्टूड? खेल समझ में आया? अनदर साइंटिस्ट अंकल, जो साइंटिस्ट अंकल थे, ये ऑब्जर्व किए। जो पहले वाला जो चीज़ हम बताएं फील्ड के लिए, वो और एक साइंटिस्ट अंकल थे, वो डिस्कवर किए। साइंटिस्ट अंकल ही सब डिस्कवर करते हैं। तो उसके बाद चलेंगे, यहाँ तक समझ में आया? तो आगे चलते हैं। तो हमको इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड exert force both on motion और रेस्ट चार्ज, मोशन और रेस्ट चार्ज। बट मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिनोट करेंगे, बी के फॉर्म में। मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इट ओनली exerts force on whom, which force in जो which charge in मोशन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये रेस्ट चार्ज को छुएंगे अभी तक नहीं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको सिर्फ कौन सा वाला चार्ज चाहिए, तो चार्ज मोशन में हो। तो ये कंक्लूजन था प्रीवियस एक्सपेरिमेंट का। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता क्या चीज़ है, मतलब इसका डेफिनेशन क्या है। अगर परीक्षा में आए उसका डेफिनेशन लिखने के लिए क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड
द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, अगर ये एक मैग्नेट है, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट अराउंड हुइच इट्स इन्फ्लुएंस, इसका इन्फ्लुएंस, इसका वर्क, ये क्या प्रभाव पकाता है होल एनवायरमेंट में। तो स्पेस अराउंड, इसे मैग्नेट है, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट अराउंड which influence can be seen. Understood? The space around a magnet, the space around a magnet which its influence can be seen is called as what? Magnetic field. Understood? नोट करना है तो नोट कर लो, और थोड़ा 2 पॉइंट ऐड कर देंगे। मूविंग चार्ज और व्हाट बोलो, मूविंग चार्ज और करंट इज एक्ट एज और प्रोड्यूसेस व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड है किस तरफ मतलब किस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है? इट ओनली एक्सर्ट फोर्स ऑन चार्जेस इन, बोलो, इन मोशन। अंडरस्टूड? और मैग्नेटिक फील्ड का एक्स्ट्रा यूनिट क्या है? टेस्ला। क्या है? टेस्ला। एक फेमस साइंटिस्ट है टेस्ला, तुम टेस्ला कॉइल के बारे में सुने होंगे। ये क्या है? टेस्ला। और भी कुछ ऐसा यूनिट है जैसे न्यूटन पर एम्पियर मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये 3 मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट्स, लेकिन ज़्यादा फेमस है टेस्ला। अंडरस्टूड? उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नोट डाउन। उसके बाद जैसे फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ, वैसे यहाँ पर भी एक लॉ है उस तरह का, और उस लॉ को लेके हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे आगे। मजा आ रहा है कि नहीं? वो लॉ का, उस लॉ का क्या मीनिंग है हम देखेंगे। उस लॉ का नेम क्या है? बायोट, BIOT। ये टी जो है साइलेंट है, बायो-सावर्ट लॉ। थोड़ा स्पेलिंग देख लोगे, शायद यह स्पेलिंग होगा स्टाबार्ट और साबार्ट, आई एम कन्फ्यूज। साबार्ट, बायो-सावर्ट लॉ। ये क्या बोलता है? जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे हम इलेक्ट्रिक चार्जेशन फील्ड में क्या करते थे? फोर्स इज इक्वल टू K/Q1 Q2 बाय R² होता था ना। क्या है? कूलम्ब्स लॉ, नेम्ड आफ्टर फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब। याद है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है? इस तरह का है लेकिन थोड़ा अलग है। क्या है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम क्या लिख सकते हैं? पहले स्केलर फॉर्म इसका लिखते हैं। पहले हम फॉर्मूला बता देंगे, उसके बाद वो प्रोपोर्शनल किस किस को है बता देंगे। मैग्नेटिक फील्ड है ये बी नोट्स व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बराबर R²। ये एक फेमस फार्मूला है, मतलब फेमस लॉ है, जिसको एक स्केलर फॉर्म में, बायो-सावर्ट लॉ का स्केलर फॉर्म में, इसको हम ज़्यादा यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। इसको तुम पूरा हजम कर लो। ये कैसे आया हम देखेंगे। उसके बाद अगर जो अगर यहाँ पर एक हम R बोथ साइड R मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL R साइन थीटा बराबर
क्यू, यहाँ पर एक आर इंटू के, यहाँ पर एक आर इंटू के, सही होगा। उसके बाद इसको करने से क्या फ़ायदा होगा देखते हैं। बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, वो सेम होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई सेम है। आई डी एल आर साइन थीटा, जो डी एल और आर, डी एल इसको थोड़ा देखो, डी एल आर साइन थीटा, ए बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। ये तुम वेक्टर चैप्टर 11 क्लास में वेक्टर चैप्टर में पढ़े होंगे। ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा एंड ए क्रॉस बी इजकल टू ए बी साइन थीटा, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यू। ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म है, इसको हम कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डायरेक्शन के केस में इसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो ये स्केलर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, अंडरस्टूड। तो इसको याद रखने के लिए क्या है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन चैप्टर 1 में याद करते थे। के जो कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट है। आई करंट है, डीएल स्मॉल लेंथ, स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर, हम समझाएंगे इसको क्या है। साइन थीटा एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड द वायर, करंट कैरिंग वायर, डिस्टेंस आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल अंडरस्टूड ना, आई डी एल साइन थीटा याद कर लो, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, आई डी एल आर थीटा बाय साइन स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो बायो-सावर्ट लॉ क्या बोलता है, जो बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि किसके, आई, जो बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डी एल, जो बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइन थीटा, जो बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, आर स्क्वायर का इनवर्स, मतलब 1/r²। बायो-सावर्ट लॉ इस 4 चीज़ को ही बोलता है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और एक कांस्टेंट म्यू नॉट बाय 4 पाई मल्टीप्लाई कर देने से ये कांस्टेंट है, होल इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से इजिकल इक्वलाइज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द बायो-सावर्ट लॉ। उसके बाद हम देखेंगे कि जो म्यू नॉट बाय 4 पाई, वो म्यू नॉट क्या है, पहले नोट कर लो यहाँ तक, उसका ड्राइंग थोड़ा बना लो। अगर यहाँ पर एक करंट इस तरह जा रहा होगा, उसके बाद हम एक डीएल लेंथ का एक एलिमेंटल पीस काट लेंगे। उसके बाद हम अगर यहाँ पर ये पी पॉइंट है, ये इस जगह पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, क्या करेंगे, जो एंगल है वो क्या है, थीटा, ये फॉर्मूला को लगा लेंगे। डी एल जो लेंथ होगा, स्मॉल एलिमेंटल लेंथ, आई जो करंट पास कर रहा है, आई, डी एल साइन थीटा, इस थीटा को इस तरह पुट कर लेंगे, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस, अंडरस्टूड। ये उसका डायग्राम है, उसको डेरिवेशन करने के लिए डायग्राम है। पहले हमको इस चीज़ को देखना चाहिए था, हम इसको कर लिए, मैनेज कर लो। उसके बाद इस जो म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसका वैल्यू क्या है, जो म्यू नॉट बाय 4 पाई, जिससे 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता था, 9 × 10⁻⁹, उससे इसका वैल्यू है 10⁻⁻7, अंडरस्टूड, 10⁻⁻7। उसका SI यूनिट देख लो क्या होगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इस लिख देंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर, अंडरस्टूड। यहाँ तक नोट कर लो। उसके बाद म्यू क्या है, इस यहाँ पर ही देख लेते हैं, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या है, कौन बोल सकता है, म्यू नॉट क्या है, जिससे एप्सिलॉन नॉट था वो क्या था, परमिटिविटी। यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट परमीबिलिटी, परमीबिलिटी जिससे होता था एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू ER, रिलेटिव परमिटिविटी इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैसे एप्सिलॉन जो म्यू
आर होगा क्या, म्यू बाय म्यू नॉट। जो म्यू है क्या, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। तो ये एक लेक्चर था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड का। अगले लेक्चर में इसको आगे बढ़ाएंगे और कुछ शानदार न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।